मैं रिकॉर्ड जैसे आपको याद होगा कि हम डीप लर्निंग जो पढ़ रहे थे इसमें हमने कुछ इमेजनेट डेटा सेट के बारे में पढ़ा था, फिर उसके कॉम्पिटिशन वगैरह देखे थे। हमने उस टाइम कहा था कि कुछ बहुत अच्छे मॉडल्स बने थे उस कॉम्पिटिशन की वजह से। तो जैसा रेसनेट था, हमारे पास वीजीजी वगैरह थे, और भी एलेक्स नेट था जो सबसे पहले जिसने कहने की डीप लर्निंग की बुनियाद रखी थी। तो अब हमारे पास जो फिर हमने उस टाइम कुछ प्री हमने कहा था कि मॉडल जितने ज़्यादा मशहूर हुए कि इनको हम प्री ट्रेन्ड मॉडल्स का नाम दिया गया, क्योंकि ये इमेजनेट के डाटा सेट के ऊपर ट्रेन हुए हुए थे ना। तो अब हमारे पास क्या होता था कि बजाय से कि कोई मॉडल फ्रॉम स्क्रैच हम ट्रेन करें, हम ऑलरेडी जो प्री ट्रेन्ड मॉडल्स होते थे उन्हीं को यूज़ करे थे अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए। तो वहाँ पे जो चीज़ हमारे पास कहने के सामने आई इमर्ज होके, वो हमारे पास थी ट्रांसफ़र लर्निंग ना। आज हम उसी को स्टडी करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले हम उसकी डेफ़िनेशन देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ ट्रांसफ़र लर्निंग? ये ट्रांसफ़र लर्निंग है क्या हमारे पास ना? तो ट्रांसफ़र लर्निंग मीन्स टेकिंग अ प्री-ट्रेन्ड मॉडल एंड रीयूज़िंग इट फॉर अ न्यू बट रिलेटेड टास्क ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑलरेडी जो प्री-ट्रेन्ड मॉडल हैं, उनमें से हम एक मॉडल को लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमने मोबाइल नेटवी को ले लिया, या हमारे पास टेस्टनेट मॉडल है या वीजीजी है, इनमें से किसी एक मॉडल को हमने चूज़ किया। ये ऑलरेडी क्योंकि इमेजनेट एक जो लार्ज डाटा सेट है उसके ऊपर ट्रेन हुए हुए थे, हमने इसको रीयूज़ कर लिया अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए। अब हमारा स्पेसिफिक टास्क क्या हो सकता है? उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जैसे मेडिकल इमेज एनालिसिस है ना, तो अब हमारे पास कह लेंगे जो इमेजनेट का जो डाटा सेट था उसमें मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि हमारे पास लेट्स से कि उसमें 1000 क्लासेस थी ना। तो अब उन 1000 क्लासेस में मुख्तलिफ किस्म मतलब कैट, डॉग, और उसके बाद कह लें कि हमारे पास पर्स हो गए, बैग्स हो गए, देन हमारे पास डोर्स हो गए, फिर मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स थे, जिस तरह लायन हो गया, टाइगर हो गया, मतलब वो एक लार्ज कैटेगरीज़ थी, उसमें ऑलमोस्ट 1000 कैटेगरीज़ थी। तो उस पे वो ट्रेन हुआ हुआ था। तो अब अगर हमने उसी ट्रेन हुए मतलब उस डाटा सेट में इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ थी, और अब हमारे पास जो रेस्ट नेट है वो उस पे ट्रेन हुआ हुआ है इतने बड़े डाटा सेट के ऊपर, जिसमें 1000 टाइप्स की उसने मोटिव इमेजेस देखी हुई हैं। तो अब अगर उसको आपने मेडिकल इमेज एनालिसिस के लिए यूज़ करना है, तो लेट्स से अगर हमारे पास जैसे वीजीजी-16 है, तो हम क्या करेंगे, वो ऑलरेडी इमेजनेट के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ है। अब हमारा नया टास्क है कि लंग कैंसर, हमने जो सीटी स्कैन होते हैं, उनमें हमने डिटेक्ट करना है लंग्स कैंसर। अब बजाय इसके कि हम क्या करें, लंग्स जो कैंसर था, उसकी जो कह लें कि सारी वैल्यूज़ हैं, सारी इमेजेस हैं, वो दोबारा हम अपने वीजीजी नेट या एक नया आर्किटेक्चर मॉडल का बनाएँ, उसको हम वो दोबारा कहने के वो प्रोवाइड करें, वो उस पे ट्रेन हो, देन उसके बाद हमारे पास कह लें कि हम उस पे प्रेडिक्शंस करेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके बरअक्स हमारे पास क्या होता है, और साथ में हम क्यों ऑलरेडी जो ट्रेन हुआ मॉडल है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे पास क्योंकि इमेज का डाटा तो सेम ही रहेगा ना। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ इस तरह से, दूसरी स्क्रीन शेयर करके। अच्छा, होता इस तरह से है ना, हमारे पास आपको याद होगा कि हमारे पास हमने कहा था कि ये हमारे पास लेट्स से ये कन्वोल्यूशनल लेयर है हमारे मॉडल की। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो एफसी लेयर्स का होता है, जिसको हम फुली कनेक्टेड लेयर्स भी कहते हैं। देन लास्ट में हमारे पास एक और होती है जिसको हम आउटपुट लेयर कहते हैं। यहाँ पे मैं उसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास क्या होगा, आपको याद होगा कि हमारे पास जब इनपुट जाती है इमेज, तो हमारे पास बजाय पहले बेसिकली जो सीएनएन्स आई भी आती थी, उसमें आती कन्वोल्यूशन लेयर्स इसमें ऐड हुई थी, जो इमेज को ज़्यादा अच्छे से कह लें कि अंडरस्टैंड करती थी, उसके फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती थी और चीज़ों को समझती थी। तो बजाय नहीं तो डायरेक्ट अगर हम न्यूरॉन्स को देते थे पहले, तो वो इमेज उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं था करता इमेज डाटा पे ना, जो हमारे पास न्यूरॉन डायरेक्टली जो इमेज को देखते थे। जब हमने कन्वोल्यूशनल लेयर्स ऐड की थी, तो हमारे पास ये हुआ था कि इमेज से हमने फीचर अच्छे से एक्सट्रैक्ट किए। आखिर पे वही उसी तरह फुली कनेक्टेड लेयर्स हम डीप लर्निंग के जैसे न्यूरॉन्स आए थे, वही हम यूज़ करते हैं। तो अब आपको याद होगा इमेज में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लेट्स से एक अगर इमेज है, तो इमेज की जो ऑलमोस्ट शेप्स होती हैं वो सेम ही होती हैं। उसके साइज़ेज़ में डिफरेंस हो सकता है।
लेकिन मोस्टली जो इमेजेस के कह लें कि हमारे पास हर इमेज में कोई ना कोई हॉरिज़ॉन्टल लाइन होगी, कोई ना कोई सही वर्टिकल लाइन होगी। सॉरी, ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन आ गई और ये हमारे पास वर्टिकल लाइन आ गई। इसी तरह हमारे पास जो इमेज होगी उसमें कह लें कि हमारे पास जो है ना एजेस होंगे मुख्तलिफ और हर इमेज ऑलमोस्ट ये सेम होगी। जैसे अगर हमारे पास लेट्स से हमने अगर एक ये इमेज कोई बनाई हुई है, रेक्टेंगल है, ये हमारे पास लेट्स से एक और है ट्रायंगल आ गई है। तो अब अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जिस तरह से है, ये एक हमारे पास जो हॉरिज़ॉन्टल है, ये भी हमारे पास क्या आ गई हॉरिज़ॉन्टल लाइन आ गई। इसी तरह यहाँ पे भी यहाँ पे कोई एक कह रहे हैं कि एक लाइन ही जा रही है या इसके जो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ये इसका क्या हो गया कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो हर इमेज में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्योंकि ये कन्वोल्यूशन जो लेयर्स हैं, ये है तो इमेज के डाटा पे ही ट्रेन हुई थी ना, तो इसलिए जो इसके बेसिक फीचर्स हैं वो तो सेम है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा यानी कि वो जो जनरल विजुअल पैटर्न्स थे, चाहे वो सिटी स्कैन की अगर हम इमेजेस इसको अपने मॉडल को प्रोवाइड करते हैं तो तब भी उनको उसी तरह से इमेज को ट्रीट करेगा जिस तरह से उसने इमेजनेट के डाटा सेट पे सारी इमेजेस को ट्रीट किया था। तो फिर हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो ऑलरेडी कन्वोल्यूशन लेयर्स हैं वो उसको हम कह लें कि एक किस्म का इस लेयर को ना हम फिक्स कर देते हैं यानी कि इसको हम चेंज नहीं करते, इसको हम कन्वोल्यूशन बेस भी सम टाइम कह देते हैं यानी कि इस लेयर को हम फ्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आके जो फुल्ली कनेक्टेड लेयर जाती हैं, इनमें हम चेंजिंग कर लेते हैं। इसको हम अपना जो टास्क है, जैसे हमारा मैंने आपको बताया मेडिकल एनालिसिस का, तो इसको हम सीटी स्कैन के लिहाज से चेंज कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स लेने हैं और फिर हमने सिर्फ लंग कैंसर को ही डिटेक्ट करना है। तो लास्ट पे क्योंकि जो इमेजनेट का डाटा सेट था, उसमें आउटपुट लेयर में कह लें कि 1000 न्यूरॉन्स मौजूद थे ना, तो अब हमारे पास और साथ हमने सॉफ्टमैक्स का एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया था वहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या होगा कि अब क्योंकि हमारे पास 1000 कैटेगरीज़ तो नहीं है, लेट्स से अगर हम कैट एंड डॉग की बात करें या मेडिकल एनालिसिस में जिनमें हमने डिटेक्ट करना है लंग कैंसर है या नहीं, तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। तो अब हमें 1000 न्यूरॉन्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे 1 न्यूरॉन रख के सिग्मॉइड का एक्टिवेशन फंक्शन लगा सकते हैं या अगर हमने सॉफ्टमैक्स ही लगाना है, तो हम 2 न्यूरॉन रख के भी सॉफ्टमैक्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ये हिस्सा होता है, इसको हम चेंज कर लेते हैं और ये वाला जो होता है इसको हम फिक्स रख देते हैं मोस्टली। इसमें भी सम टाइम हम जो कन्वोल्यूशनल लेयर के कह लें कि जो 80% है उसको हम चेंज नहीं करते, जिसको हम ना फाइन ट्यूनिंग बोला जाता है। बेसिकली ना कह लें कि ट्रांसफ़र जो लर्निंग है ना हमारे पास, इसकी आप ये भी समझ लें कि इसकी ना हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं ट्रांसफ़र लर्निंग की। तो इसमें जो हमारे पास कहने जो 2 टाइप्स होती हैं, इसमें से एक को हम फ़ीचर एक्सट्रैक्टर कहते हैं, जिसको हम एफई के नाम से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और दूसरा हमारे पास होती है फाइन ट्यूनिंग, जिसको मैं एफटी के नाम से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फ़ीचर एक्सट्रैक्टर में तो हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि इस पूरे हिस्से को हम फ़िक्स रहने देते हैं कि यहाँ पे जो हमारे जो मॉडल का जो वेट है इमेज नेट के ऊपर जो ट्रेन हुए हैं, वो वेट चेंज नहीं होंगे, ये नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स बन जाएँगे। सिर्फ़ आगे जो हम न्यू लेयर्स लगाएँगे, डेंस लेयर लगाएँगे, फुली कलेक्टेड लेयर लगाएँगे, आउटपुट लेयर लगाएँगे, वो हम अपने स्पेसिफ़िक टास्क के लिहाज से उसको चेंज कर लेंगे और उसमें चेंजेज़ आती रहेंगी और उसके लिहाज से वो ट्रेन होगा और यहाँ पे ट्रेनेबल पैरामीटर्स भी मौजूद होंगे। और इसी तरह अगर हम जब फाइन ट्यूनिंग की बात करते हैं, तो फाइन ट्यूनिंग में बेसिकली हमारे पास हम क्या करते हैं कि हम इसका जो कुछ हिस्सा है कन्वोल्यूशन जो हमारे पास कह लें बेस है, इसमें से हम 80% को फ्रीज़ रहने देते हैं, 20% यानी कि कुछ जो इसकी लेयर्स होती हैं लास्ट की 1-2 ये अगर हम इसमें कह दें कि हमारे पास कन्वोल्यूशन 1 एक लेयर थी, फिर कन्वोल्यूशन 2 लेयर थी, फिर कन्वोल्यूशन 3 लेयर थी। मतलब 3 लेयर्स लगी हुई थी ना कन्वोल्यूशनल की। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने 2 लेयर्स को चेंज नहीं किया, जो आखिरी लेयर थी उसको हमने क्या कर दिया फ्रीज़ नहीं किया, बल्कि उसको हमने कहा कि इसको हम फाइन ट्यून कर लेते हैं कि अगर हमारे पास इमेजेस डायरेक्टली इतना अच्छा जो हमारा स्पेसिफिक टास्क था उसके ऊपर इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो देन हम क्या करते हैं कि हम इसमें फाइन ट्यूनिंग की तरफ चले जाते हैं कि हम कहते हैं कुछ चलो कन्वोल्यूशनल लेयर्स को भी हम रीट्रेन कर लेते हैं। तो स्टिल फिर भी ये कह लें कि एक फ़ास्ट प्रोसेस होगा बजाए इसके कि हम स्क्रैच से अगर स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमारे पास सारी कन्वोल्यूशन को ट्रेन करना इतना ज़्यादा पैरामीटर्स ट्रेन एक तो टाइम कंज्यूमिंग और फिर कंप्यूटेशनल पावर भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी। और साथ हमारे पास इतने कह लें कि रिसोर्सेज़ नहीं होते जितने उस टाइम रिसर्चर्स ने जब ये मॉडल्स बनाए थे, हमारे पास ये सारा एस्टेट वगैरह है, तो उन्होंने कह लें कि बहुत अच्छे तरीके से इसको ट्रेन किया था इमेजनेट के डाटा सेट के ऊपर। तो होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो दूसरा इसकी
अगर हम आम ज़ुबान में मैं अगर आपको बताऊँ तो इसकी शायद इस मिसाल से आपको बात समझ आए कि कैसे हमें ना ऑलरेडी जो ट्रेंड मॉडल है नए मॉडल के ऊपर जो है या सॉरी नए डेटासेट के ऊपर भी हमें अच्छा रिज़ल्ट्स देंगे या अच्छा रिज़ल्ट परफ़ॉर्म करेंगे। उसकी वजह ये होगी हमारे पास जैसे अगर आप देखें एक जो बच्चा होता है, जब वो साइकिल चलाना सीख लेता है तो अब उसको कुछ न कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता है, कि साइकिल चलाने के लिए उसको पता है उसने पैडलिंग करनी थी, उसने ब्रेक का यूज़ करना है उसको साइकिल को रोकने के लिए, देन उसको उसने बैलेंस रखना है। अब ये जो चीज़ें उसने कुछ सीखी हैं, जब वो बाइक पे जाएगा तो अब बाइक पे उसको पता चल जाए या कि अब उसने पैडल नहीं यहाँ पे करना है, लेकिन साइकिल पे जो उसने बैलेंसिंग सीखी है सेम उसी तरह वो क्या कर सकता है, बाइसाइकिल में भी बैलेंसिंग को अप्लाई कर सकता है। जो हैंडलिंग उसने वहाँ पे सीखी थी, मोड़ काटना कह लें, कर्व्स पे किस तरह से हैंडल रखना वो सारा मोटरसाइकिल पे भी वो इनडायरेक्टली अप्लाई कर रहा होगा क्योंकि उसने वो चीज़ें साइकिल के दौरान सीखी हैं और उन्हीं चीज़ को वहाँ पे वो रीयूज़ कर सकता है। तो यानी कि वो जो नॉलेज उसके पास साइकिल चलाने के टाइम था, वही लाइन नॉलेज उसने बाइक जब वो च की तरफ गया, वहाँ पे भी उसने यूज़ किया। बेशक उसने कुछ नई चीज़ें भी सीखी हैं, जैसे वहाँ पे उसको कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ी, यानी कि उसने वहाँ पे क्या किया साइकिल में पैडलिंग सीखी थी, बाइक पे अब उसको पैडलिंग नहीं बल्कि उसने देखना था कि रेस कैसे देनी है, बाकी लेकिन ब्रेक तो उसी तरह ही थी। इसी तरह हमारे पास उसको वहाँ पे बाइक पे एक नई चीज़ मतलब क्लच और गियर का भी सिस्टम उसको समझना पड़ा। लेकिन हमारे पास कह लें कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ कह लें कि उसने जो नॉलेज था वो प्रीवियसली जो उसको जिन चीज़ों पे वो ट्रेन हुआ था, उसको आके उसने नए टास्क के ऊपर अप्लाई किया। तो इसी तरह हमारे पास अब आपको होप सो ये क्लियर हुआ होगा कि ऑलरेडी जो हमारे पास मॉडल है, वो क्योंकि इमेजेस तो सेम ही होती है ना, थोड़ा बहुत उनमें फ़र्क होता है। यानी कि नॉलेज तो जो बेसिक नॉलेज है जिस तरह मैंने आपको बताया हॉरिज़ॉन्टल लाइन्स है, वर्टिकल लाइन्स है, कुछ एजेस आ गए या इस तरह से कर्व्स आ गई, वो इमेजेस का डाटा हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए कन्वॉल्व जो लेयर्स होती हैं, कन्वोल्यूशन लेयर्स हैं, इनको हम एक जगह फ्रीज़ कर देते हैं और कुछ हम उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, फुली कनेक्टेड लेयर्स के आउटपुट लेयर्स उनको हम कहते हैं कि तुम ठीक है क्या करो, रीट्रेन हो जो तुम अपने वेट्स मतलब है कि इसके अपडेट कर दो। लेकिन इनके वेट्स को हम चेंज नहीं करते। होप सो थ्योरेटिकली आपको ये चीज़ समझ आ गई होंगी। तो बाकी अभी हम इसको ना कोड में भी इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा, अब सबसे पहले ट्रांसपेरेंट आपको समझ भी आ गई है और एग्ज़ाम्पल से भी आपने देखा है। अब ये वर्क किस तरह से करता है ना, हम सिंपली क्या करते हैं, प्री ट्रेन्ड मॉडल लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कि जिस तरह हमने कुछ लेयर्स को उसको फ्रीज़ कर देना। सेकंड नंबर पे हम फ्रीज़ कर देते हैं और लास्ट में मैंने आपको बताया कि हमारा जो स्पेसिफिक टास्क होता है, यानी कि जो हमारा टारगेट टास्क है, उससे हम अपनी फाइनल लेयर्स को चेंज कर देते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी न्यूरॉन्स की कि वहाँ पे 1000 न्यूरॉन्स थे आउटपुट लेयर पे, यहाँ पे हमारे पास अगर कैट डॉग की इमेजेज़ हैं, यानी कि 2 क्लासेज़ हैं, तो हम 1 न्यूरॉन से काम ले सकते हैं अगर सिर्फ़ वर्ड लगा रहे हैं। अगर हमने सॉफ्टमैक्स लगाना है तो तब भी 2 न्यूरॉन की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की नहीं है आउटपुट लेयर में। तो याद एक जो चीज़ और थी मैंने आपको बताया कि हमने हमने फाइन ट्यूनिंग करनी है क्योंकि ट्रांसफर की 2 टाइप्स थी ना, फीचर एक्सट्रैक्शन और फाइन ट्यूनिंग वाली। तो फाइन ट्यूनिंग में हम क्या करते हैं कि फ्रीज़ मुकम्मल नहीं करते उसके मॉडल के कन्वोल्यूशन बेस को, बल्कि हम 80% फ्रीज़ करते हैं, 20% हम उसको भी ट्रेन कर लेते हैं। अच्छा, अब इस तरह से है हमारे पास। अच्छा, इस तरह से है हमारे पास कि सबसे पहले हमने वही कुछ नेसेसरी लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कर दी हैं। तो हम ना इस तरह करते हैं, मोबाइल नेट एक जो ऑलरेडी हमारे पास क्या है कि डाटा सॉरी मॉडल है प्री-ट्रेन्ड, उसको हम लोड करते हैं इस यूआरएल से। उसके बाद हमने इमेज का कह लें कि यहाँ पे साइज़ सेट कर दिया क्योंकि जो मोबाइल नेट था वो 224 क्लास 224 का कह लें कि इमेज एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, देन उसके बाद हमने एक सिंपल फ़ंक्शन बनाया जिसमें हमने माय मॉडल नाम से कहने के एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें से हमने जो हमारा मोबाइल नेट था उसको पास करा दिया। तो यहाँ पे हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। ऑलरेडी हमने यूआरएल से जैसे उसको पिक किया है, ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल है ये। देन उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ना एक इमेज ग्रे सॉफ्टवेयर के नाम से है हमने एक इमेज डाउनलोड की और यहाँ पे क्या कहते हैं इस इमेज को हम कह लें उस डाटा अपने मॉडल से उससे प्रेडिक्शन कराएँगे वो क्या प्रेडिक्ट करता है इस इमेज को देख के।
अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं, इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। साथ हमने इसका जो कह लें कि इसकी रीस्केलिंग भी कर ली है। एक तो ये नम पे रे में चला गया, साइज़ का 224 क्रॉस 224 रहेगा और यहाँ पे जो 3 मेंशन्ड है वो इसीलिए है कि ये कलरफुल इमेजेस है। और साथ हमने इसके जो 225 से कह लें कि डिवाइड को इसी वजह से किया ताकि इसकी जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो नॉर्मलाइज़्ड हो जाए, यानी 0 से 1 के दरमियान आ जाए। देन उसके बाद हमने अपना जो इमेज थी उसको हमने देखे सिंपली जो है उसमें से अपने मॉडल में से गुज़ारा है। उसको हमने कहा कि तुम इसको ना प्रेडिक्ट करो। अब जो उसका रिज़ल्ट आया था हमने क्या किया, एनपी आर्गुमेंट ऑफ मैक्सी से हमारे पास जो कह लें कि क्योंकि इमेजनेट में 1000 क्लासेस थी ना, तो उस 1000 क्लासेस में से जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि ये हमें वो रिटर्न करके दे देगी वैल्यू, और जब हम एनपी डॉट आर्गुमेंट ऑफ मैक्स लगाते हैं तो हमारे पास इसने रिटर्न किया 653। तो अब 653 पे बेसिकली कहने के है क्या था, तो वो हमने उसका हमने कहा कि हम क्लास को प्रेडिक्ट जो अब की है, उसका हम नाम देख रहे थे, वो देखिए मिलिट्री यूनिफ़ॉर्म है, तो ये देखिए हमारे पास क्या था, मिलिट्री यूनिफ़ॉर्म है। इसका मतलब है कि हमारे पास वो जो मॉडल है वो ठीक काम कर रहा है, मोबाइल नेट था जो। अच्छा, अब हमारे पास ये तो ऑलरेडी उन चीज़ों पे ट्रेन हुए हैं, उनके बारे में बात होगी। अब हम लेट्स से कॉट, कैट एंड डॉग की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो डाटा सेट हमने यहाँ पे लोड किया। उसके बाद हमने इसकी कुछ ये शेप देख लें, तो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि वो इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, 262 क्रॉस 350, 409 क्रॉस 336, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि हमें इसको थोड़ी बहुत क्या करना पड़ेगा, रेज़ोल्यूशन इसकी एडजस्ट करनी पड़ेगी मोबाइल नेट, क्योंकि 224 क्रॉस 224 को एक्सेप्ट करता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लिया और बैच साइज़ वगैरह दे दिए इसको। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी देखी हुई थी प्रीवियस क्लासेस में, तो इन डेप्थ में मैं इनमें जा रहा। तो देन उसके बाद जब हमने क्या किया, अपना जो बैच था, अभी हमने अपने मॉडल को जो मोबाइल नेट है उसको ट्रेन नहीं किया कैट डॉग के डाटासेट पे, बल्कि हमने डायरेक्टली कैट डॉग का डाटासेट इसको दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने के डाटासेट पे ट्रेन है, तो हमने कहा चेक करते हैं कि ये किस तरह से उसको प्रेडिक्शंस करता है ना, कैट डॉग को देख के। तो अगर हम ये फिगर में देखें तो देखें किसी जगह वो इसको कह रहा है टाइगर कैट, की जगह यहाँ पे टैब भी कह रहा है, क्योंकि इसने कैट डॉग सिर्फ उसमें ये नहीं कह रहा है, क्योंकि इसने तो मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं। किसी जगह ये ठीक वेजिटेक कह रहा है, इजिप्शियन कैट, लेकिन किसी जगह अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें, अब इसने इसको डिश वॉशर में कैटेगराइज़ कर दिया है। तो अब ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि ये डिश वॉशर तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है? उसके ये कहने की, क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल नेट का डाटा सेट सॉरी मॉडल था, वो सिर्फ़ कैट और डॉग इन 2 क्लासेस पे ट्रेन नहीं हुआ, बल्कि वो 1000 क्लासेस पे ट्रेन हुआ हुआ है और वो इन चीज़ों को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, मोबाइल नेट को ही अगर हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, दोबारा से अपने कैट डॉग के डाटासेट पे रिट्रेन कर लेंगे। लेकिन किस तरह से रिट्रेन करेंगे? क्योंकि इमेज यानी जो कन्वोल्यूशन लेयर थी उसको हम फ्रीज़ ही रखेंगे और हम आगे जो नेक्स्ट लेयर थी फुल्ली कनेक्टेड या आउटपुट लेयर जो होती है उसको हम उसके वेट या जो इनके ट्रेनेबल पैरामीटर्स उन वेट्स को अपडेट करने की कोशिश करेंगे इस डाटासेट के ऊपर, ताकि हमारे पास रिजल्ट्स थोड़े बेहतर आ जाएँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंपली कुछ इंपोर्ट्स किए और यहाँ देखें हमने डॉट एप्लीकेशन से हमने मोबाइल नेट वी2 को लोड कर लिया। यहाँ पे हमने उसकी इनपुट शेप बता दी। अब ये जो लाइन होती है ना, इंक्लूड टॉप इक्वल्स टू फॉल्स, ये बेसिकली बताती है कि हमने क्या करना है कि हमने उस चीज़ को कहने के ट्रेन नहीं करना, कन्वोल्यूशनल जो लेयर्स हैं वो रिमूव कर दिया हमने, मतलब है कि जो डिफ़ॉल्ट क्लासिफिकेशन हेड था और उसके बाद हमारे पास जो वेट हमने उसके वही रहने देने हैं, जो प्री ट्रेन्ड वेट है, यानी कि इमेज नेट के ऊपर जो ये ट्रेन हुआ था वही वेट इसके रहेंगे। ये हमने जो ट्रेनेबल फॉल्स लिखा है यहाँ से, यानी कि हमारे पास जो हमने बेस मॉडल लोड किया है उसमें हमने क्या किया है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 चीज़ें थी कि यहाँ पे जो इंक्लूड टॉप इक्वल्स टू फॉल्स लिखा है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या करता है, ये अगर मैं आपको बताऊँ दूसरी स्क्रीन शेयर करके, अच्छा, यहाँ पे समझ लें कि हमारे पास जो इन टॉप है ना, टॉप वाली साइड ये वाली है, तो इसको मतलब फॉल्स यानी कि वो हमने ये साइड इससे अलग कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ़ ये चीज़ जा रही है। लेकिन अब ये चीज़ क्योंकि बेस मॉडल में शामिल थी ना, इसकी हमने ट्रेनेबल को हमने इक्वल टू फॉल्स किया नीचे कोड वाली लाइन में ना, तो यानी कि अब इसके जो वेट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे और वही वेट्स रहेंगे जो इमेजनेट के डाटा सेट के ऊपर रिटर्न हुआ था, उन्हीं वेट्स के ऊपर ये आगे हमारे पास जाएगा। होप सो ये आपको क्लियर हुआ हो। ये जो लाइन लिखी हुई थी, यहाँ से हमने मॉडल कर दिए, फ्रीज़ कर दिए, यानी कि जो लेयर्स हमने इम्पोर्ट किया वो ट्रेन नहीं होंगी। फिर हमने एक सिक्वेंशियल मॉडल जिसे हम बनाते हैं। अब देखें हमारे यहाँ पास हमारे पास
पहले हम यहाँ पे जो है थी ना लेयर से ही स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन अब हमने कहा क्योंकि हमारे पास इनिशियल लेयर्स ऑलरेडी हैं, रिटर्न मॉडल को यूज़ करना है, तो हमने बेस मॉडल के जो कह लेंगे हमने यहाँ पे बनाया था, उसी को हमने यहाँ पे ले लिया एज़ अ फर्स्ट लेयर। देन उसके बाद हमने एक ग्लोबल एवरेज पूलिंग की लेयर लगा दी, फिर एक डेंस लेयर लगा दी 128 न्यूरॉन्स के साथ, और फिर लास्ट आउटपुट लेयर लगा दी। क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, और एक न्यूरॉन हमने लगा दिया। मॉडल डॉट समरी में अगर आप देखें तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 22,57,984 पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये अनट्रेनेबल होंगे। ये देखें आप, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स। क्यों बोला? क्योंकि हमने कहा था कि हमने जो मोबाइल नेट के ये पैरामीटर्स थे, इनको हमने ट्रेन नहीं करना है, और हमारे पास ट्रेनेबल पैरामीटर सिर्फ ये वाले होंगे। ठीक हो गया? देन सिंपली जिस तरह मॉडल डॉट कंपाइल के फंक्शन से हम इसको कंपाइल करते हैं अपने मॉडल को, और हिस्ट्री मॉडल डॉट फिट से हम इस अपने मॉडल को ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह हमने ये स्टार्ट किए, और ये हमारा मॉडल क्या हो गया? ट्रेन होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि लॉस फंक्शन नैन की तरफ जा रहा है और एक्यूरेसी वगैरह भी कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो इसकी बेशुमार वजूहत हो सकती हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है कि अपने मॉडल की कोई एज सच डाटा के सेट की कोई एज सच प्री प्रोसेसिंग वगैरह नहीं की। हाँ, डाटा एगमेंटेशन वगैरह की है, जिसमें हम डाटा सेट को इंक्रीज़ करते थे, नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्पल्स को। तो इस वजह से शायद ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो अलबत्ता आपने ये चीज़ें लाज़मी चेक करनी है और फिर अपने रिज़ल्ट शेयर करने हैं। तो बाकी जब इसके कर्व्स को भी हम कंपेयर करते हैं, तो वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, इसी तरह जिस तरह हमने मोबाइल नेट को यूज़ किया, इसी तरह हम एफिशिएंट नेट B0 के नाम से इस तरह भी एक मॉडल आता है, उसको भी हम सिंपली ट्रेन कर सकते हैं उसी तरह। तो यहाँ पे भी देख लें आप कि जो नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर ही रहेंगे, क्योंकि हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या लेंगे कि एक सिंपल लाइन ऑफ कोड है, उसको अगर हम चेंज करते हैं, तो वहाँ से हम इज़िली ट्रांसफर लर्निंग किसी भी मॉडल के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे ये आपको लाइन नज़र आ गई है, मैंने कमेंटेड की हैं लाइन्स। तो देखिए, अगर हमने रेस्टनेट को यूज़ करना है, तो मैं इसको अनकमेंट कर दूँगा, और वीजीसी 16 को यूज़ नहीं करना, तो इसको कमेंट कर दूँगा। तो इस तरह हम हर एक में हम इंक्लूड टॉप इक्वल्स टू फॉल्स और वेट्स इमेजनेट के बराबर कर देते हैं, और इस हर मॉडल की जो-जो इनपुट शेप होती है, उस लिहाज से हम उसको इनपुट शेप भी प्रोवाइड कर देते हैं। किसी-किसी में जिस तरह मोबाइल नेट था, उसमें 224 क्रॉस 224 भी है, और जो कुछ कह लें कि रिसर्चर्स हैं, वो 160 क्रॉस 160 भी यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, तो इसमें आप ये है कि देख लिया करें रिसर्च करके कि कौन से मॉडल के लिए कौन-सी इनपुट शेप बेहतर काम करती है। उसके लिहाज से फिर अपनी इमेजेस को रीसाइज़ कर लें। उसके बाद देन उसी तरह हम करते होते हैं, जो एक लाइन हम कह लें कि फ्रीज़ करने के लिए लिखते होते हैं बेस मॉडल को, अगर हमने वेरिएबल असाइन किया हुआ है, जिसमें हम वो मॉडल जो लोड कर रहे हैं, तो बेस मॉडल डॉट ट्रेनेबल करके उसको इक्वल टू फॉल्स कर देंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिटर्न जो लेयर्स हैं वो क्या हो जाएँगी? फ्रीज़ हो जाएँगी, उनके वेट्स अपडेट नहीं होंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी ट्रांसफर लर्निंग के मुतालिक। होप सो आपको क्लियर होगी। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? अगर तो सवाल नहीं है, तो देन हम यहाँ पे अपनी क्लास एंड करते हैं।